मोदी जी की और राहुल जी की, दोनों आदमी की सोच एक है। क्या प्रियंका गांधी के आने से भी राहुल गांधी को असहज फील हुआ था या थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे? कांग्रेस में जिन लोगों की जड़ है, राहुल गांधी को वो पसंद नहीं। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में मतलब जो है वो अब सोनिया गांधी की नहीं चलती है? मेरे सामने फोन पर झगड़ा हुआ दोनों का रेलवे मिनिस्ट्री के लिए। तो किनसे झगड़ा किनसे हुआ? तो लालू यादव जी पर आप सब इल्जाम लगा सकती हैं, सियासी नासमझ होने का इल्जाम नहीं लगा सकती हैं। वो किसी हालत में किसी मुसलमान को, वो भी दूसरी पार्टी के मुसलमान को मजबूत नहीं करेगी। मुझे ये जानना है कि झगड़ा किसके बीच में? लालू यादव तो थे उस झगड़े में, दूसरा कौन था? मिनिस्ट्री के लिए रामविलास जी से हुआ था। लालू यादव और रामविलास में झगड़ा हुआ था। वाकई आपको बताते हैं, आपको शायद हम ये किसी से नहीं किया है, पहली बार शायद किसी से शेयर कर रहे हैं। ये 2023 की बात है। लगभग 20-25 लोग थे, बिहार के लोग थे, वो दिल्ली के लोग थे, खड़गे साहब थे और राहुल गांधी जी थे और वेणुगोपाल जी और जो लोग दिल्ली वाले बड़े नेता है कांग्रेस के वो थे और हम लोग बिहार के लोग थे। तो मैंने कहा कि बहुत ख़राब हालत है बिहार में। तो नीतीश जी हम लोग के साथ थे। हल्ला ये हो गया था कि नीतीश जी हम लोगों से जा रहे हैं। इंडिया अलायंस मतलब टूटने जो कहा, हाँ, वो अलग हो रहे थे नीतीश जी। 1 महीने के बाद अलग हो भी गए, 1.5 महीने के बाद। तो मैंने कहा कि देखिए, नीतीश जी को रोकने की कोशिश कीजिए। उस दिन से दिल्ली की किसी मीटिंग में पार्टी के मुझको नहीं बुलाया गया। राहुल गांधी के साथ जो आपकी मीटिंग हुई जिसमें आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना चाहिए हमें, और उसके बाद राहुल गांधी से क्या बातें हुई जो आप इतने नाराज हो गए कि आप कनाडा चले गए? दिल्ली में पिछले 3 इलेक्शन से कांग्रेस को जो 0 सीट है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है एक आदमी, तो राहुल जी के बहुत ही करीबी है, वो जिम्मेदार हैं। और फैसला चूंकि राहुल गांधी जी का था, इसलिए वो जिम्मेदार है। पिछले 3 इलेक्शन से सिर्फ मेरी बात नहीं मानने की। कौन है वो? अब केजरीवाल जी को हुआ कि साहब हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमारी चीफ मिनिस्ट्री चली गई या 4 आदमी कोई MP हो गया, तो उसमें हमको क्या है लेना देना। तो फिर वो लोग कोशिश करने लगे। हम जहाँ बैठे उनके लोग आ जाते थे कि सरकार बनवा दीजिए, सरकार बनवा दीजिए, सरकार बनवा दीजिए। तो आप हो गए, अली अशरफ फातमी हो गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, ये तीनों मुस्लिम लीडर रहे हैं, बड़े चेहरा रहे हैं वहाँ के। उन लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन मुस्लिम लीडरशिप वहाँ खड़ी नहीं होने दी कि अगर नीतीश कुमार आपको राज्यसभा भेजना चाहे तो आप जाएंगे, सोनिया गांधी या राहुल गांधी आपको बुलाते हैं तो आप वापस जाएंगे? मैंने पार्टी छोड़ी थी तो मैं दुखी था, लेकिन अब मुझको मजा आने लगा है कि पार्टी के खिलाफ बोलने में या पार्टी का इमेज खराब करने में मजा आने लगा। नहीं, पार्टी के इमेज का है, तो पार्टी के वेल विशर हैं। आदाब, मैं हूं शादाब, आप देख रहे हैं द क्विंट। और इस वक्त हम जो हैं 2 मैथिल 2 बिहारी जो हैं वो दिल्ली में मिले हैं और कहानी सुनने आए हैं। मेरे साथ डॉक्टर शकील अहमद हैं, पूर्व MLA, पूर्व MP, पूर्व मिनिस्टर और अब पूर्व कांग्रेसी नेता हो गए हैं। सर, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। जी, बहुत शुक्रिया आपका वो इंटरव्यू के लिए आने के लिए और अपना वक्त देने के लिए। सर, 4 डिकेड मतलब 4 दशक आप कांग्रेस में रहें, इसके बाद आप जो हैं वो कांग्रेस को आपने अलविदा कह दिया। अब इतनी नाराज़गी कैसे हो गई? क्या हुआ जो इतना छोड़ना पड़ा कांग्रेस आखिर में? हाँ, थोड़ा ह्यूमिलिएटेड और इंसल्टेड फील किया मैंने, और थोड़ा होता तो शायद नहीं लगता, मगर कुछ ज़्यादा हुआ। पता नहीं क्यों राहुल गांधी जी से या उनके अपॉइंट किए हुए लोगों से, लेकिन जाहिर है अपॉइंट किए हुए लोग उनके मिजाज के ख़िलाफ़ नहीं हैं, उन्हीं के मिजाज के लोग हैं जिनको वो अपॉइंट करते हैं। तो उनके बर्ताव से लगा कि वो ह्यूमिलिएट कर रहे हैं, और ऐसे आदमी को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं जिसने आज से 3 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि मैं अब ज़िंदगी में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो कोई लालच वैसी भी नहीं। उस आदमी से को ह्यूमिलिएट कर रहे हैं जिसने ये कह दिया, ऐलान कर दिया कि मेरे बच्चे पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो बाहर सेटल हैं, वो पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। बहुत लोग कांग्रेस में हैं अभी, बेचारे ह्यूमिलिएशन फील कर रहे हैं, लेकिन उनका नेक्स्ट जनरेशन कांग्रेस में आ गया है, तो अब उनको लगता है कि छोड़ेंगे तो उन पर असर पड़ जाएगा। ऐसे बहुत से लोगों के मैं नाम मतलब रिकॉर्ड पे नहीं ऐसे आपको बता सकता हूँ। तो वो भी मेरे साथ नहीं था, तो इसलिए मैंने फैसला किया कि
दिस फार एंड नो फर्दर, इससे ज़्यादा ह्यूमिलिएशन। क्या आपको जो सेंट्रल लीडरशिप है, मतलब मैं सीधा नाम बोलूँ तो सोनिया गांधी, क्या उन लोगों ने आपको रोकने की कोशिश नहीं की? क्योंकि ये खबरें तो सब तक पहुंची होंगी। नहीं, उनसे हमारी बात नहीं हुई है। सोनिया गांधी जी अब बहुत कम मिलती हैं। सोनिया गांधी जी से हमारा बहुत पुराना, बहुत अच्छा एसोसिएशन है और बहुत अच्छी यादें हैं। जाहिर है उन्होंने बनाया, उन्होंने ही हटाया। राहुल गांधी जी के प्रेसिडेंट होने के पहले हम जनरल सेक्रेटरी से हट गए थे। ये बात सही है कि सोनिया गांधी जी, मैं कनाडा था, सोनिया गांधी जी ने मुझको कनाडा फ़ोन किया कि तुम रिज़ाइन नहीं करो, ये नहीं करो। वो एक अलग कहानी है, वो दूसरा मामला है। ये 2013 की कहानी है। नहीं, ये 2016 की कहानी है। उसके पहले भी मैं एक बार 2014 में मैंने रिज़ाइन कर दिया था। मैं जब पंजाब का इंचार्ज था, राहुल जी मगर हमसे बात किए हुए किसी दूसरे के प्रोग्राम में वहाँ जा रहे थे, मुझको ऑफेंडेड फील हुआ। देखिए, सियासत हर आदमी पैसा कमाने के लिए नहीं करता है। एक है कि आपको सेल्फ रिस्पेक्ट भी है कि आप, ठीक है, आप नेहरू गांधी ख़ानदान में पैदा हुए, आप जिस दिन पैदा हुए सारा मुल्क आपको जान गया, सारी दुनिया आपको जान गई। हम लोग भी एक छोटे से घर में पैदा हुए तो ज़िले लेवल पे जान कर, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट तो हर आदमी को होता है ना, कंप्रोमाइज़ करता है। देखिए, मियाँ बीवी शादी होकर दो जगह से आते हैं तो दोनों में कंप्रोमाइज़ होता है। कुछ आप बदलते हैं, कुछ आपका जो बेटर हाफ कहते हैं जिनको, वो बदलते हैं, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं। तो मुझको लगा कि एक हद से ज़्यादा हो रहा है। 2-3 वाक़यात ऐसे हुए जो मुझको कहने में कोई ये नहीं है। ये 2023 की बात है। ये शुरुआत लगभग उसी वक्त से हुई। लगभग 20-25 लोग थे, बिहार के लोग थे, वो दिल्ली के लोग थे, खड़गे साहब थे और राहुल गांधी जी थे और वेणुगोपाल जी, और जो लोग दिल्ली वाले बड़े नेता हैं कांग्रेस के वो थे, और अब लोग बिहार के लोग थे। तो सब एक एक करके कह रहे थे कि क्या होना चाहिए, कैसे। तो जब मेरा वक्त आया तो मैंने कहा कि बहुत ख़राब हालत है बिहार में। हल्ला हो गया था, नीतीश जी हम लोगों के साथ थे। हल्ला ये हो गया था कि नीतीश जी हम लोगों से जा रहे हैं। इंडिया अलायंस मतलब टूटने जो कहा, हाँ, वो अलग हो रहे थे नीतीश जी। 1 महीने के बाद अलग हो भी गए, 1.5 महीने के बाद। तो मैंने कहा कि देखिए, नीतीश जी को रोकने की कोशिश कीजिए। और जाहिर है कि हम लोगों की पार्टी में या पार्टी के अंदर बात करते हैं तो लोग दूसरी जगह भी तुरंत कम्युनिकेट कर देते हैं। और दूसरे, उस दिन से दिल्ली की किसी मीटिंग में पार्टी के मुझको नहीं बुलाया गया। हमसे बहुत ही जूनियर आदमी को, जो मेरा वाइस प्रेसिडेंट जो रहे थे, जो मेरे जनरल सेक्रेटरी रहे थे, उनको बुलाया गया। उस दिन के बाद से मुझको, अगर पार्टी की भलाई की बात आप बंद कमरे में नहीं कर सकते हैं तो क्या फ़ायदा है। उस मीटिंग में जो है वो राहुल गांधी थे, जो बिल्कुल राहुल गांधी थे। राहुल गांधी के सामने ये बात कही, सामने ही ये बात कही। और एक बार आपको बता देते हैं, उस पर मुझको कोई शक नहीं है कि नहीं लेने का फैसला भी मुझको 99% चूँकि मेरे सामने नहीं हुआ, राहुल गांधी का हो। इसलिए कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि उनको लगता है कि अगर कोई कह रहा है पार्टी कमज़ोर है, हालांकि राहुल गांधी जी के आने के बहुत पहले बिहार में कांग्रेस कमज़ोर हो गई थी। बिहार में 54 सीटें थी जब 54 सीट्स जब झारखंड और बिहार साथ था। 96 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में सिर्फ 54 में हम 2 सीटें जीते और मैक्सिमम सीट्स पे हमारी जमानत जब्त हो गई। तो राहुल गांधी जी का बेचारे का उसमें क्या काम है। लेकिन रियलाइज़ करके आप लीडर हैं, आप ही पार्टी चलाते हैं। तो वहाँ राहुल गांधी क्या उस मीटिंग में आपसे नाराज़ हो गए थे? नहीं, मीटिंग में नाराज़ नहीं, लेकिन अगली मीटिंग के बाद हमको बुलाना बंद हो गया। तो किसी की, आप सोचिए, कोई प्रभारी है, प्रभारी और जनरल सेक्रेटरी का फ़र्क जान लीजिए। स्टेट मिनिस्टर इंडिपेंडेंट चार्ज का स्टेटस हो गया प्रभारी का, और कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस हुआ जनरल सेक्रेटरी का। तो अब आप बता दीजिए कि कोई प्रभारी बगैर राहुल गांधी से या खड़गे साहब से, तो खड़गे साहब को कोई ये नहीं, फाइनल अथॉरिटी आज की तारीख में भी वो बैक सीट ड्राइविंग करते हैं कांग्रेस की। आज की तारीख में भी डिफैक्टो चीफ राहुल गांधी जी हैं, बगैर उनके कहे हुए, मना किए हुए नहीं हो सकता है। जो 2023 की कहानी बता रहे हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और आपके बीच में जो एक मतलब कॉन्फ्लिक्ट कह लीजिए उसको, या एक रिश्ते में दूरियां जो कह लीजिए, वर्ड अगर हल्का उसको किया जाए, तो वो दूरियां शायद मुझे लगता है 2013-14 से ही आ गई थी। नहीं, वो फिर क्या हुआ था दूरियां परमानेंट हैं, वो बताता हूँ। हाँ। राहुल जी को समझिए,
राहुल जी के दो एस्पेक्ट्स हैं, दो फेस है एक तरह से। एक जो अपोजिशन के साथ है, जो पब्लिक फेस है, एक जो पार्टी के अंदर का फेस है। पार्टी के लोगों से राहुल गांधी जी कहना कि डरते हैं, आप लोग थोड़ा ताज्जुब कीजिएगा, लेकिन बाहरी लोगों से नहीं। जिस आदमी को पैदाइश के दिन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैबिनेट मिनिस्टर से ज़्यादा की सिक्योरिटी हो, वो बाहर के लोगों से नहीं डरता। अंदर के लोगों से एक अच्छा, डरपोक खराब लफ्ज़ है, आप कह सकते हैं इनसिक्योर, वो पार्टी के लोगों से इनसिक्योर है। और जिस दिन से राहुल जी आए हैं, जिसके बारे में भी कह दिया गया कि ये पॉपुलर है, उससे उनको वो सोचते क्या है, मेरी जो समझ है कि ये अगर मुझसे अलग हो गया, ये ज़मीन पर इसके साथ लोग हैं और मुझसे अलग हो गया, और ख़ास के ऐसे लोग जो उनके नेता होने से पहले नेता हो गए। देखिए हुआ क्या कि राहुल गांधी जी जिस दिन पहला चुनाव अपना जीते, उस दिन मैं अपना 5वां चुनाव जीता। तो अगर मैं कहता हूँ ये कि हुजूर मैं आपकी वजह से नेता बना, तो ये मेरा तो इंसल्ट है ही, ये राहुल गांधी का भी इंसल्ट है। तो ये हम नहीं कह सकते हैं, या हमारे तरह के कोई लोग नहीं कह सकते हैं। तो उनको, जो उनके नेता होने से पहले जिसके साथ आप जी कहना हो, जिसके साथ उनको बैठने में वो अनकंफर्टेबल फील करते हैं। ये बातें आपने कई जगह कही हैं। हाँ। मैं बेसिकली ये समझना चाह रहा हूँ, आप कुछ कहानी जो है वो छोड़ दे रहे हैं। वो कहानी मैं ये जानना चाहता हूँ कि 2014 में क्या हुआ था जो आपने बताया कि आप चले गए थे कनाडा। आप पहली बार कनाडा नहीं गए थे, इससे पहले भी आप नाराज़ होके कुछ हुआ था पार्टी में, जिसके बाद आप दिल्ली इलेक्शन था। दिल्ली में पिछले 3 इलेक्शन से कांग्रेस को जो 0 सीट है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है एक आदमी, तो राहुल जी के बहुत ही करीबी हैं, वो जिम्मेदार हैं। और फैसला चूंकि राहुल गांधी जी का था, इसलिए वो जिम्मेदार है। पिछले 3 इलेक्शन से, सिर्फ मेरी बात नहीं मानने की वजह। कौन है वो? राहुल गांधी जी, और उनके एक बहुत करीबी हैं, उनका नाम नहीं लेंगे आप, मेरे दोस्त हैं। हुआ क्या मैं आपको बताता हूँ। 3 बार से शीला दीक्षित जी चीफ मिनिस्टर थी, इतना काम किया उन्होंने, उसकी कोई मिसाल शायद दिल्ली में दोबारा नहीं कर सकेगा वैसा काम कर रहे हैं। लेकिन एक माहौल बनाया गया एंटी। आप तो दिल्ली के जनरल सेक्रेटरी। मैं दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी 4-6 महीना पहले हुआ था। तो जाहिर है जब सरकार रहती है तो काम तो सरकार के परफॉर्मेंस पे वोट होता है। पर सरकार नहीं है तब चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसने कैसे डील किया, क्या किया। तो हम लोग 42 से मिले थे। 42 में हम लोग 34 से मिले, हार गए। 8 पे पहुंच गए। बीजेपी को 31 सीटें आई, केजरीवाल जी को 28 सीटें आई, और हम लोगों को 8 सीटें आई। लेकिन 42 में हम लोग 4 मुस्लिमें मिले थे हमारे, और इस 8 में भी 4 मुस्लिमें मिले थे। और गांधीनगर से लवली जी जीत गए थे, अच्छा खासा मुस्लिम वोट वहाँ। चांदनी चौक से प्रहलाद सिंह सैनी जी जीत गए थे, वहाँ अच्छा खासा मुस्लिम वोट। तो जाहिर है कि हम लोगों ने, यही घर है, यहीं से केजरीवाल जी ने हम लोगों से सपोर्ट नहीं मांगा था। हम लोगों ने पता किया कि कब उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से, नजीब जंग साहब से वक्त लिया है। बीजेपी ने इनकार कर दिया कि हमको मेजॉरिटी नहीं है, हम नहीं बनाएंगे। केजरीवाल साहब भी इनकार करने जा रहे थे। लेकिन इंटरेस्टिंग, हमने अपने पैड पर लेटर लिखा, और चूंकि जयप्रकाश अग्रवाल जी प्रेसिडेंट थे तो हम दोनों ने दस्तखत किया। आप चाहते थे कि अरविंद केजरीवाल के साथ गठबंधन, सपोर्ट आप देते? आपके नहीं, ये दूसरे वक्त की बात है। पहली बार थोड़ा वक्त दीजिए तो आपको पूरा पर्सपेक्टिव समझ में आ जाएगा। तो वो हो गया। वो गए तो उन्होंने कहा, केजरीवाल जी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को, कि हमको तो मेजॉरिटी है नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, 8 सीट तो कांग्रेस ने आपको सपोर्ट एक्सटेंड किया। हम लोगों ने नजीब जंग साहब को लेटर सीधे भेज दिया था, केजरीवाल जी को नहीं भेजा। तो केजरीवाल जी थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे। तो फिर वो आए, उन्होंने 18 पॉइंट का एक खत सोनिया गांधी जी को लिखा कि आप इसमें बिना शर्त समर्थन कीजिए केस में। तो मैं कहीं जा रहा था, सोनिया जी ने मुझको फ़ोन किया, मैं गाड़ी में था कहीं। उन्होंने कहा कि तुमने क्या लिख के दे दिया है कि हर पॉइंट पे कि बिना शर्त समर्थन को? नहीं, हम तो लिखा है कि वी विल एक्सटेंड सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड, मीन्स देयर विल बी नो मिनिस्टर फ्रॉम आवर साइड, बट वी विल एक्सटेंड सपोर्ट टू द गवर्नमेंट फ्रॉम आउटसाइड, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द गवर्नमेंट। तो
उन्होंने कहा कि तो इन्होंने हर इस पर लिखा है कि क्या इसमें बिना शर्त समर्थन कीजिएगा, क्या इसमें? तो हमने कहा कि आप क्यों जवाब दीजिएगा, लेटर तो हमने लिखा है, आप वो लेटर भेज दीजिए, मैं जवाब देता हूँ। उन्होंने भेज दिया मेरे यहाँ लेटर। हम लोग बैठे और बैठ के हमने लिखा, जो जवाब आज भी याद है, कि 1 से 16 पॉइंट तक जो है उसमें आपको किसी में असेंबली की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप चीफ मिनिस्टर हो जाइएगा तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव इससे करते हैं। केजरीवाल जी उसके पहले एमएलए भी नहीं थे, कोई एडमिनिस्ट्रेशन का वैसा उनको था नहीं, कि इन 16 पॉइंट्स पे आपको किसी असेंबली की ज़रूरत नहीं है। एक बार चीफ मिनिस्टर का ओथ हो गया, आप एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से कर सकते हैं। बाकी 2 जो पॉइंट्स हैं, दिल्ली का फुल स्टेटहुड और लोकायुक्त, इसमें हमारी भी सहमति है, हम बिल्कुल इसमें ये हैं। एक बार फ्लैश हुआ, हमने उनको लेटर भेजा, जैसे रिसीव हुआ एक बार हो गया। वो 49 दिन चीफ मिनिस्टर रहे। लेकिन अन्ना आंदोलन में जो पूरे देश के लोग लगे थे, उन्होंने उनको बहुत कहा कि ये दिल्ली के चीफ मिनिस्ट्री के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा आंदोलन किया है, निकलिए वहाँ से और पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़िए। तो केजरीवाल जी बिना वजह के हम लोगों को गाली वाली दे के, मतलब खिलाफ में बोल के, वो 49 दिन चीफ मिनिस्टर रह के वो चले गए। हो गए, पार्लियामेंट का चुनाव लड़े, 4 सीट पंजाब में आई, हिंदुस्तान भर में 1 सीट उनको कहीं नहीं आई। हिंदुस्तान में अगर इत्तेफाक से पंजाब का, मैं ही उस वक्त भी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज था, हो गया। अब केजरीवाल जी को हुआ कि साहब हमको तो कुछ नहीं हुआ, हमारी चीफ मिनिस्ट्री चली गई, या 4 एमएलए 4 आदमी कोई एमपी हो गया, तो उसमें हमको क्या है लेना देना। तो फिर वो लोग कोशिश करने लगे। हम जहाँ बैठे उनके लोग आ जाते थे कि सरकार बनवा दीजिए, सरकार बनवा दीजिए, सरकार बनवा दीजिए। कौन लोग थे? अब जितने मशहूर लोग हैं उनके सब फोन करते थे, सब बात करते थे, और उनके भेजे हुए लोग, मैं इंडिया इंटरनेशनल, केजरीवाल चाहते थे कि दोबारा सरकार बन जाए। हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के साथ। हाँ, बट ये लोग तो काफी कांग्रेस के खिलाफ थे, कांग्रेस को तो लेकिन कांग्रेस के साथ तो 49 दिन चीफ मिनिस्टर है तो कबूल कर लिया था ना, वो उन्होंने मांगा नहीं था सपोर्ट, ये बात फैक्ट है। हाँ बिल्कुल। तो मैंने राहुल जी को कहा कि, और कहा ये कह के कि इनकी सरकार हम लोगों को बनवा देनी चाहिए दोबारा, इसलिए कि हमको एंटी बीजेपी वोटर्स हैं। केजरीवाल जी 28 सीट पर हैं, 31 सीट पर बीजेपी हैं। अगर अभी इलेक्शन हो जाएगा तो हमारा जो वोटर है, वोटर अपने लिए भी वोट करता है, सिर्फ पार्टी के लिए नहीं वोट करता है। मेरा अपना मानना है कि हर वोटर अपने लिए वोट करता है। तो वो एंटी बीजेपी वोटर, ये सारे के सारे वोटर चले जाएंगे केजरीवाल जी के पास, हम लोगों को कुछ नहीं बच जाएगा। हमसे उनकी नाराज़गी हुई, उन्होंने कुछ कहा, कुछ ये हुआ, हम सोनिया जी से कह करके अब आपस में कहानी तो हम जानने आए हैं कि क्या कहा। नहीं, खैर उन्होंने उनको एक तरह से समझा दिया गया कि शकील अहमद को, जिसने समझाया वो बाद में कोशिश करने लगे उनसे समझौते का, लेकिन उस वक्त समझा दिया कि शकील अहमद को वेस्टेड इंटरेस्ट है कुछ उनसे, इसीलिए आप नाराज होकर कनाडा चले गए। हाँ, कि तब तक केजरीवाल जी से मेरी मुलाकात नहीं थी। मैं समझा के गया कि टेबल पर बैठा करके कि अगर आप कीजिएगा तो आपके सारे वोटर भाग जाएंगे केजरीवाल जी के पास, और क्योंकि 28 वाला 31 वाले को हरा सकता है, या 8 वाला 31 वाले को हरा सकता है। राहुल गांधी को सबको समझा के गए। उसके हमारे रहते रहते उन्होंने दूसरा जनरल सेक्रेटरी बनाया चाको साहब को, मैं चाको साहब तक को समझा के गया कि जब ये लोग चुनाव का सुरक्षा करे, सपोर्ट करके सरकार बनवा दीजिएगा, चुनाव नहीं करवाइएगा। मतलब मैं इस कहानी में ये जानना चाह रहा हूँ, ये जो आप बात बता रहे हैं वो मैं सुन चुका हूँ ये, लेकिन मैं जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या राहुल गांधी के साथ जो आपकी मीटिंग हुई, जिसमें आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल को समर्थन देना चाहिए हमें, और उसके बाद राहुल गांधी से क्या बातें हुई जो आप इतने नाराज हो गए कि आप कनाडा चले गए? नहीं, आप नाराज हो गए? वो बात मैं नाराज होकर मैंने सोनिया गांधी जी को शिकायत की कि ऐसे ऐसे उन्होंने मुझको कहा है, और उसके बाद बात हुई, मैं कनाडा चला गया। उन्होंने दूसरे आदमी को बनाया, पीसी चाको साहब, मैं नाम ही बता रहा हूँ, वो भी चले गए। नहीं कहा कि नहीं, सोनिया गांधी जी ने हमको समझाने की कोशिश की, जो बात फैक्ट है। वो बहुत उस मामले में बहुत ये है, वो बहुत अफेक्शनेट रही है। आखिरी बार आप सोनिया गांधी से कब मिले थे? 1-2 हमको लगता है सितंबर 1919 में। उसके बाद से हमने टाइम भी नहीं मांगा। जो बात, हाँ, एक बार सोनिया जी से टाइम मांगा था, राहुल जी से उतना टाइम भी नहीं मांगा है। तो मतलब सवाल यही है कि डॉक्टर शकील अहमद राहुल गांधी से टाइम नहीं मांगते हैं, सोनिया गांधी से भी आप 5 साल में एक बार मिले हैं, एक बार मांगा है टाइम। हाँ, उसके बाद भी आप कहते हैं कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी में प्रॉब्लम है या सही नहीं है?
तो ये तो आप पे कहा जाएगा ना, आपने एक बार मिलके बात तो कर नहीं लेते। नहीं, उनसे देखिए बताता हूँ मैं, वो जिन लोगों को बुलाते हैं और सारे लोगों के बारे में खबर है कि वो क्या करते हैं, और उनकी ऐसी हिम्मत नहीं है कि बगैर राहुल गांधी जी के कंसेंट के वो कुछ कर सकें। ये बहुत ही साफ। आप इतने सालों कांग्रेस में रहे, एक अटेम्प्ट ले लेते नहीं बात नहीं करके। नहीं, बात नहीं होती। आप सोचिए ना कि जब 20 आदमी के सामने में पार्टी ही की, बिहार ही की सुधार की बात हो रही है, और जो आदमी सजेस्ट कर रहा है कि ये कमजोरी है और बता रहा है, एविडेंस दे रहा है, वोट का आंकड़ा बता रहा है, अगली मीटिंग से उसको बुलाना बंद कर दिया जाता है, तो क्या मतलब है? और ये राहुल गांधी जी के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने फैसला किया। अब और एक बात और बताता हूं, अभी रिसेंट इंसिडेंट है इस वोट चोरी SIR वाले में। राहुल गांधी और तेजस्वी जी और कौन कौन लोग सब गए मेरे जिले में। ये 26 अगस्त को आने वाले थे। एज ए कांग्रेसी मैं था कांग्रेस पर, गर्चे हमसे किसी ने कहा नहीं, किसी ने कांटेक्ट नहीं किया, नहीं जो जनरल लोगों को था। मैं गया अपने ज़िले में, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 24 तारीख को। इत्तेफाक से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ गया जहाँ राहुल गांधी जी की मीटिंग होने वाली थी। तो लगभग वहाँ से 70 किलोमीटर दूर हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से, जहाँ से एंट्री उनकी थी। तो वहाँ गए तो वहाँ राहुल गांधी जी के साथ रहते हैं बैजू, वो मिल गए। एक गुज्जर थे, एक धीरज, वो मिल गए। ये लोग ऑर्गेनाइज़र थे वहाँ के। वहाँ कहा कि भाई एक जगह प्रोग्राम फिक्स था मिथिला हाट में, वहाँ कैंसिल कर दिया, सो अब वहाँ जगह नहीं है, अब कहाँ हम लोग करें। और 24 की बात हो रही है, 26 को ये लोग आ रहे हैं। तो फिर 3-4 जगह हम लोग घूमे, तो एक जगह पसंद आई उनको। तो मैंने ही वहाँ के SDO से फ़ोन से बात किया, और फिर वहीं मेरे शीतलांबर झा, मेरे डिस्ट्रिक्ट के पुराने प्रेसिडेंट है, वो साथ थे। मैंने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात किया, तो उन्होंने, SDO साहब ने तो पहले कहा कि नहीं, मेरे रूट चार्ट पर नहीं है, उसमें नहीं है, तो हम नहीं करेंगे। कलेक्टर साहब से हमको कहलवा दी। तो फिर मैंने DM साहब से भी बात किया, तो बेचारे ने कहा कि आप लिख के भिजवा दीजिए, प्रेसिडेंट से हम करवा देते हैं। और मैं 2 दिन रहा। लेकिन राहुल गांधी के जो बनाए हुए लोग हैं, राहुल गांधी नहीं जानेंगे कि किसको अपॉइंटमेंट मिला और किसको नहीं किया। हमको किसी ने इनवाइट नहीं किया कि आप आइए प्रोग्राम में। जिस आदमी ने ये किया हो, तो राहुल गांधी जी के 3 ज़िला में मेरे इन करने के 3 घंटा पहले वो पूरब से इन किए, मैं पश्चिम से निकल के चला आया पटना। मैं नहीं प्रोग्राम में शामिल हुआ। केसी गोपाल जी ने मुझको, वेणुगोपाल जी ने वो कहा कि शकील जी, यू आर ए सीनियर लीडर। आप सीनियर लीडर का क्या मतलब है कि सीनियर लीडर है तो इंसल्ट फील करे। और वो जो उन्होंने जो गांधी मैदान में किया, आपको ताज्जुब होगा, मुझको ये बोलना चाहिए, एक एक्स चीफ मिनिस्टर 2 बार 3 बार के एक चीफ मिनिस्टर को स्टेज पे जाने नहीं दिया। तो उनके साथ प्रॉब्लम है कि उनसे पहले जो नेता हो गया है राहुल जी से, उसके साथ उनको अनटिल अनलेस की कोई मजबूरी नहीं है, वो ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद देम। और उसमें एक मैं भी हूँ। मैं उनसे पहले नेता हो गया, ये बात फैक्ट है। अब मैं पैदा 15 साल पहले उनसे हो गया, तो उसमें मैं 15 साल पहले, राहुल जी 2004 में हुए, मैं 1985 में, यानी उनसे 19 साल पहले मैं MP MLA हो गया। कांग्रेस में एक दिक्कत नहीं है कि कांग्रेस के सारे नेता मीडिया में आकर पार्टी की प्रॉब्लम बताते हैं कि पार्टी में राहुल गांधी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और आपस में बैठ के क्यों नहीं बात करते? मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप 5 साल 10 साल आप अपनी ही बात कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। अभी ना आपको मैं कमरे के अंदर की बात बता रहा हूं, उसके बाद मेरी वहां नाराजगी हो गई, उसके बाद वक्त के मिल लेते हैं। क्यों नाराजगी होगी? जब कमरे के अंदर आप पार्टी सुधार की बैठक कर रहे हैं और 20 लोग हैं जो टॉप के मुल्क के पार्टी के, कांग्रेस के बिहार के सब लोग हैं, जो बिहार में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं वो हैं, और जो नेशनल लेवल पे सबसे बड़े नेता माने जाते हैं, वो कहने पर आप उस आदमी का एंट्री बंद कर देते हैं। कांग्रेस में रहकर अभी एक MLA ने, मैं तो जनरल सेक्रेटरी और मिनिस्टर और क्या क्या था, 12 साल स्पोक्स पर्सन था, अभी एक MLA, मुस्लिम नाम है, कुछ हमको याद नहीं है, उसने कुछ लेटर लिखा था खड़गे साहब को, उसको 2 दिन के अंदर पार्टी से निकाल दिया गया। तो जाहिर है कि अगर मैं भी ये बात अगर पार्टी में रहता तो नहीं, मैंने पार्टी छोड़ी इसीलिए कि मैं अब लोगों से बात करूंगा, दिस फॉर नो फर्दर। अब कहने से पार्टी का बहुत नुकसान होगा। मैं वेल विशर हूँ पार्टी का, मैं ज़िंदगी भर कोई पार्टी, फिर कहता हूँ आपके सामने ऑन रिकॉर्ड कि ज़िंदगी भर किसी दूसरी पार्टी में नहीं जाऊँगा। मेरी ज़िंदगी का आखिरी वोट भी कांग्रेस या कांग्रेस का जो अलायंस होगा उसको मिलता रहेगा। दूसरी पार्टियों से जो लोग आए हैं
उनको राहुल जी बहुत प्रेफरेंस देते हैं। क्यों देते हैं हम लोग को भी समझ में नहीं आता, लेकिन अब वो डिसाइफर करना जो होता है ना, वो राहुल जी को डिसाइफर करना, वो इसलिए दूसरी पार्टी के इसकी जड़ तो कांग्रेस में है नहीं, इसको तो जिस दिन चाहेंगे ये कर देंगे। कांग्रेस में जिन लोगों की जड़ है राहुल गांधी को वो पसंद नहीं है। आपको एक इंस्टेंस देते हैं, तो राहुल गांधी अपनी पार्टी को कमजोर क्यों कर रहे हैं? उनको एक फीलिंग है कि कमजोर क्या कर रहे हैं। उनको लगता है कि जिस छोड़ के जा रहे हैं तो पार्टी कमजोर हो रही है। राहुल गांधी जी के भी चाहने से कांग्रेस दूसरे पोजीशन से नीचे जा सकती है, वो चाहेंगे भी तो। भाई बीजेपी नेशनल पार्टी है, उसके बाद कांग्रेस है, लालू यादव जी एक स्टेट, नीतीश कुमार जी एक स्टेट, मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश जी एक स्टेट। तो नेशनल पार्टी तो राहुल गांधी जी के चाहने से भी कांग्रेस 2 नंबर से नीचे नहीं जा सकती। उनकी क्या, जो हम सोचते हैं वो सोचते हैं कि मोदी जी से आज न कल लोग नाराज होंगे, और नाराज हो आएंगे तो दूसरी चॉइस। हमारी बात सुन के बहुत से लोग जो डिस्पैरेट हैं कि किसी तरह बीजेपी हारे, ये बात सुन के वो नाराज होंगे, इसलिए कि उनको लगता है कि बीजेपी राहुल गांधी के खिलाफ बोलने से बीजेपी की मदद होगी, इसलिए बहुत से लोग इस तरह की सोच भी रखते हैं। तो राहुल जी सोचते हैं कि वो लोग आ जाएंगे। इसमें उनका क्या है कि इस बीच में जो जिसके साथ वो कंफर्टेबल नहीं, ये एक फीलिंग है सोनिया गांधी की मैं ये सोनिया गांधी जी ने राजीव गांधी जी की कांग्रेस, सीताराम नरसिम्हा राव जी की कांग्रेस, सीताराम केसरी जी की कांग्रेस, इन सब को एक साथ, उसकी एक वजह आपको बताते हैं। सोनिया गांधी जी अगर दिल्ली में हैं और कोई काम ऐसा अपॉइंटमेंट नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन नहीं है, पार्लियामेंट नहीं है, तो रिलीजियसली 10 साढ़े 10 बजे से लेकर 1:30-2 बजे तक वो हिंदुस्तान भर के लोगों से मिलती थी। और इसके वजह से उनको जानकारी, हम लोग बहुत बड़े देश के नेता नहीं थे, लेकिन उनको मालूम रहता था कि हमने क्या बयान दिया है। मुझसे 2 बार 3 बार उन्होंने पूछ लिया कि तुम इस मामले में क्यों बोले ये बात, तो बताया, मैंने एक्सप्लेन किया, बोले ठीक है, तुम्हारी उससे बड़ी आजकल दोस्ती है। इसलिए उनको था कि हमारे जो बहीखाह थे वो भी उनसे मिलते थे, और हमारे जो अपोनेंट थे वो भी उनसे मिलते थे, उनको जानकारी। राहुल गांधी वो नहीं करते हैं। राहुल गांधी ने क्या किया है कि अब मैं बिहार का हूँ, तो और मैंने वक्त के लिए फ़ोन किया, मान लीजिए, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, किसी दूसरे स्टेट का भी ले लीजिए, तो उनके जो बनाए हुए वहाँ लोग हैं वो उनसे, उनके ऑफिस से राय लिए जाएगी कि साहब अब मिलें कि नहीं मिलें इनसे। और अगर उसने, वो बहीखाह है, उसको लगा कि मेरी तारीफ़ करेगा और ये करेगा वो करेगा, तो उसने कह दिया मिलने, और उसको लगा कि कहीं मेरी शिकायत करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो उसने कहा कि नहीं देने का कोई। तो ये फिल्टर करके लोगों से मिलते हैं। सोनिया गांधी जी के साथ ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। एक तो उनकी हिंदी का एक प्लस पॉइंट था। तो आप ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कांग्रेस में फ़र्क है? हाँ बिल्कुल, मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि सोनिया गांधी जी ने इतने लोगों की कांग्रेस को अपनी कांग्रेस बना ली और कांग्रेस को मजबूत करके मुल्क की हुकूमत में डाल दिया। राहुल गांधी जी सोनिया गांधी की कांग्रेस को भी अपने कांग्रेस नहीं बना सके, और उसके उनके लोगों को छांटने का पहले दिन से उन्होंने, और उसके लिए एक पूरा प्लानिंग है। तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में मतलब जो है वो अब सोनिया गांधी की नहीं चलती है? देखिए, ये कहना बहुत ये है, माँ बेटे का रिश्ता है, लेकिन वो इंटरेस्ट, मेरे ख्याल में वो कोई इंटरेस्ट नहीं लेती है। बड़े बड़े लोग उनसे अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं कांग्रेस के, मेरी जो थोड़ी मोड़ी जानकारी है वो नहीं मिल रही है। इसलिए कि मुझको लगता है, जो उनको मैं जानता हूँ सोनिया गांधी जी को, उनको लगता है, 1-2 बात तो मेरे सामने ही हुई है, वो नहीं बोलना, वो सामने हुई कॉन्फिडेंस पर, इसलिए, लेकिन उनको लगता है कि मेरी बात नहीं मानी जाएगी, इसलिए वो मिलना जुलना वो कम करते। जाहिर है कि किसी एक बात पर, किसी एक आदमी के लिए वो कर देंगी तो वो है, लेकिन तो इन जनरल जो है, देखिए आप इनसाइडर हैं, तो आप इनसाइडर वाला एक पॉइंट बताइए कि जो कैमरे पे दिखता है माँ बेटे का, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का बॉन्डिंग दिखता है, वो प्यार दिखता है, वो चीज़ें, तो क्या रियलिटी में, पॉलिटिक्स में अगर कहा जाए, वो पॉलिटिक्स के फैसलों में वो बॉन्डिंग नहीं है? बिल्कुल मेरे ख्याल में नहीं। वो देखिए, राहुल गांधी जी सोनिया गांधी जी की बहुत इज्जत करते हैं, और इज्जत पूरा हिंदुस्तान करता है। जो सोनिया गांधी जी ने जिस तरह अपने को ढाला, जिस तरह बिहेव किया, जिस तरह कांग्रेस को मजबूत किया, जिस तरह कांग्रेस को अपनाया। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूं। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं कि पॉलिटिक्स में दोनों की सोच में बिल्कुल फर्क है, और सोनिया गांधी जी के ही लोग बन गए थे जो थे। अब राहुल गांधी जी कैसे पसंद नहीं करते, मैं एक अपनी मिसाल देता हूँ।
मैं 2019 में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ गया था और वो कांग्रेस के खिलाफ मेरा नहीं था, मेरा आरजेडी के खिलाफ था। आरजेडी ने मेरी सीट ब्लॉक की थी और वजह थी वो भी कभी मैं बताऊंगा। मधुबनी में मुझको 1.25 लाख से ज़्यादा वोट आया इंडिपेंडेंट पे, और जो कैंडिडेट अलायंस के थे उनको हमसे सिर्फ 5 पार्टी के कैंडिडेट थे, सिर्फ 8,000 वोट ज़्यादा आया बस। तो आप सोच लीजिए, और कांग्रेस के लोगों का एहसान है मधुबनी के कि 95% कांग्रेस के लोगों ने मुझको वोट दे चुके हैं। हम कि मेरे आप बताते हैं, मैं आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ मधुबनी के कांग्रेस के लोगों का कि किसी ने लोकसभा में जब तक मैं कैंडिडेट रहा, जब तक मैं अनाउंस नहीं किया, तब तक किसी ने अप्लाई भी नहीं किया कि वो सब जानते थे कि टिकट होगा तो शकील। तो मुझको 1.25 लाख वोट आया। उसके 4 रिजल्ट के शायद 1 हफ्ता 10 दिन के बाद राहुल गांधी जी का कुछ डेट था कोर्ट में पटना, तो पटना ये गए तो किसी होटल में जाके डोसा वोसा खाने के लिए लोग के साथ चले जाते हैं। नीतीश जी भी अक्सर जाते होते हैं, राहुल जी को भी शौक है, बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल बात भी करते हैं। उसी में उन्होंने पूछ दिया, जो मेरी जानकारी है, कि शकील जी को कितना वोट आया। किसी ने कह दिया वहीं के वोट तो बहुत आया, 1.25 लाख से ज़्यादा आया। तो वहाँ पर बैठे थे होटल में, सब बैठे हैं, तो जाहिर है कि वही मेन अट्रैक्शन, तो सब उन्हीं के चेहरे को देख रहा है। तो उस आदमी ने उसको कहा कि जो उनके चेहरे पे ये आया कि जैसे ही वाज शॉक्ड, और उनको अच्छा नहीं लगा कि इनको इतना वोट क्यों आ गया। नहीं, आप बागी हो गए थे तो नहीं, कैसे अच्छा लगेगा? सवाल यह है कि बागी हो गए थे, लेकिन बागी हो गए तो क्यों? और हर बागी ऐसे नहीं हुए थे। अभी भी मुझको क्लिप भेजा है किसी ने, मैं कहिएगा, मैं अपने हर भाषण में इंडिपेंडेंट लड़ने में राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करता था कि इन्होंने एक बार फ़ोन करवाया था लालू जी को कि मधुबनी की सीट शकील अहमद के लिए छोड़ दें। जो बात सच्चाई है, जो जिसकी ये है, मैं हर अपने स्पीच में तारीफ करता था, शुक्रिया अदा करता था और कहता था कि मेरा पार्टी से नहीं है, मेरा फलां। नहीं, आप जो फलां कह रहे हैं मैं उस पर आता हूँ। आप पहले लालू यादव की काफ़ी तारीफ किया करते थे जब आप लोग अलायंस में थे और आप सरकार में भी थे, काफ़ी आप तारीफ करते थे। ऐसा क्या हुआ कि आप लालू यादव आपके खिलाफ हो गए और आपके खिलाफ जो है आरजेडी कैंडिडेट उतारने लगा? वो कुछ कहानी बताइए। ये कहानी आपने बताई नहीं, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, आपसे क्या इनसिक्योरिटी हो गई या क्या प्रॉब्लम आ गई? जो सवाल आपने पूछा, यही सवाल मुझसे एक दिन सोनिया जी ने पूछा। नहीं, तारीफ वाला सवाल तो मुझे पता है। नहीं, हाँ, तो मैंने उन्होंने पूछा मुझसे, कहा तारीफ की बात जो करते थे ना, उन्होंने कहा कि तुम आजकल सुनते हैं कि सोनिया जी ने पूछा, हाँ, कि लालू जी के बहुत करीब हो। तो मैंने कहा कि मैडम, लालू जी से अलायंस आपने नहीं किया, लालू जी से अलायंस किया सीताराम केसरी जी ने। मैं पहली बार उसी में लोकसभा का मेंबर हुआ, और लालू जी ने ही फ़ोन करके सीताराम केसरी जी को कहा कि शकील अहमद को टिकट दीजिएगा। मगर वो कहानी फिर कभी, बहुत हमसे क्लोज नहीं थे। पहले हमसे कोशिश करवाया रंजन यादव जी से कि मैं आरजेडी ज्वाइन कर लूँ, मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मैं नहीं करूँगा। तब उन्होंने, कब की बात? ये बात है 98 की। तब उन्होंने सीताराम केसरी जी को फ़ोन करके कहा, उनके अपने रीजंस थे, जाहिर है कि पॉलिटिक्स में वोट देना, ये करना, प्लस माइनस चलता है। लालू प्रसाद यादव चाहते थे कि शकील अहमद आरजेडी ज्वाइन करें। उनको एक आदमी को हराना था, और उस आदमी ने जब जिताया था उसको, तो उन्होंने कह दिया था कि शकील अहमद को टिकट नहीं होना चाहिए। तो जब उनके खिलाफ हुए लालू यादव जी, तो हुआ कि इनका इलाज तो इसी से होगा, क्योंकि शकील अहमद का नाम लेके गए हैं पिछले बार, इसीलिए वो चाहते थे कि हम लड़े, और वही हुआ, हम लड़े भी, वो हार भी गए। वो नहीं, लालू यादव चाहते थे कि आप आरजेडी ज्वाइन करें। हाँ, हमको रंजन यादव जी ने लालू यादव जी से, लेकिन उस ज़माने में जो रंजन यादव जी कहते थे वही था कि लालू यादव जी कह रहे हैं। तो रंजन यादव जी ने मुझको कहा था कि कांग्रेस ज्वाइन कीजिए, आप आरजेडी से लड़िएगा। हम कहा नहीं, हम आरजेडी से नहीं लड़ेंगे। इसलिए लालटेन छाप से लफ्ज़ जो था उनका कि अगर ये हो जाए तो आप लड़िएगा आरजेडी से। हमने कहा कि नहीं, हम अभी भी आए हैं जो ट्रेन से, कूपन से, वो कांग्रेस ही के एमएलए थे, उसी का कूपन है, इसलिए हम नहीं लड़ेंगे, आप कैंडिडेट। तो फिर क्या हुआ जो लालू यादव आपके खिलाफ? उसके बाद बता दो मैंने, नहीं, वो तो बड़ी कहानी, वो तो इंटरनेशनल इश्यूज़ है, वो नहीं बोलवाइए, वो बहुत बड़ी कहानी है।
आप एक बात का हमको जवाब दे दिए। ऐसी दुश्मनी क्या हो गई कि आपके खिलाफ नहीं, कैंडिडेट मेरी उतारना दुश्मनी पड़ा? नहीं हुई, वो कोई मेरी दुश्मनी उस वक्त नहीं हुई, उसके बाद हुई दुश्मनी, उसके बाद मुखालफत हुई हमारी, उस वक्त नहीं हुई, 2009 की बात है। नहीं, मैं वो दुश्मनी जानना चाहता हूँ। ये दुश्मनी वर्ड से ज़्यादा अगर हो सकता है शायद ये बड़ा वर्ड लगे, ये जो आप लोगों के बीच में एक दूरियां हो गई, या जो लालू यादव चाहते थे कि आप चुनाव लड़ें, अचानक वो 2000 आप बता रहे हैं खुद की 2014 और 2019 में क्या हुआ और क्यों हुआ? नहीं, वो बोलना अभी मैं समझता तो पुरानी कहानी नहीं पूछ रहा हूं, मैं नहीं, इधर वो वाली। तो 2014 और इसकी तो पुरानी कहानी है। ये मामला शुरू हुआ 2009 में, लेकिन वो आ गया 14 और 19 में, और सिर्फ मेरी वजह से उन्होंने दूसरी पार्टी के ऐसे आदमी जिनको कोई जानता भी नहीं था, जो कभी ये भी नहीं हुए थे, और कांग्रेस की ये हालत थी कि कांग्रेस में कोई अप्लाई भी नहीं करता था टिकट का मेरे सिवा। सोनिया गांधी जी ने एक बार मुझसे यही पूछ दिया कि लालू जी से तुम्हारा बहुत हो रहा है, तो मैंने कहा आज मुसलमान किसके साथ है? कांग्रेस के साथ है, लालू जी के साथ। नीतीश जो बीजेपी साथ में है उधर मुसलमान नहीं है। उस वक्त नीतीश जी चीफ मिनिस्टर नहीं हुए थे, अलग थे। हम कहा कि अगर मैं मजबूत होता हूँ और 5 मुसलमान मेरे साथ आता है, मेरी वजह से कांग्रेस में आता है, तो कहाँ से आएगा? लालू यादव जी की पार्टी से आएगा। तो लालू यादव जी इतने पॉलिटिकल इमैच्योर हैं कि वो किसी मुसलमान को मजबूत करेंगे? आजकल तो सेकुलर पार्टियां अपने पार्टी के भी माइनॉरिटी को, मुसलमान को और दूसरे माइनॉरिटीज़ को मजबूत नहीं होने देती हैं कि तब हमारे सेकुलरिज्म का क्या फ़ायदा है, ये मजबूत हो जाएगा तो लालू यादव जी पर आप सब इल्ज़ाम लगा सकती हैं, सियासी नासमझ होने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकती हैं। वो किसी हालत में किसी मुसलमान को, वो भी दूसरी पार्टी के मुसलमान को मजबूत नहीं करेगी। ये सियासत का खेल है। हम भी रहते तो हम भी वही करते। ये लेकिन एक बड़ा आरोप भी कहा जा सकता है कि आप कह रहे हैं कि लालू यादव मुसलमान लीडर खड़ा नहीं करेंगे। नहीं, देखिए, लालू यादव जी को तो सरकार ही चली गई जो नीतीश कुमार जी आए। आपको मालूम नहीं, वो कहानी मैंने लिखा है कि उसमें भी मेरा नाम है। आपको मैं बताऊं, 2005 में अलायंस नहीं हुआ, इत्तेफाक से मैं ही था। मैं बड़ी बातें आपको बताऊंगा। मेरे ही सामने फोन पर झगड़ा हुआ दोनों का रेलवे मिनिस्ट्री के लिए। चलिए, किस दोनों का झगड़ा हुआ? अब लालू यादव और सोनिया गांधी? नहीं, सोनिया गांधी से। तो किससे झगड़ा कैसे हुआ? चलिए ना, बात निकल गई तो मुझे ये जानना है कि झगड़ा किसके बीच में? लालू यादव तो थे उस झगड़े में, दूसरा कौन था? मिनिस्ट्री के लिए रामविलास जी से हुआ था। लालू यादव और रामविलास में झगड़ा हुआ था। झगड़ा नहीं है, झगड़ा सियासत में झगड़ा होता है, बातें हुई थी कुछ, उसके लिए दोनों चाहते थे मिनिस्ट्री। इनका फाइनल हो गया था। रामविलास जी वो चाहते थे, रामविलास जी को नहीं हुआ, तो हुआ कि नहीं, हमने नहीं मांगा है, हमने नहीं किया है, पार्टी ने, वो गवर्नमेंट दे रही है। तो उसी के बाद रामविलास जी को 2 मिनिस्ट्री मिली 2004 से 9 में। उनको 2 बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री मिली कि इसलिए कि उनको रेलवे मिनिस्ट्री नहीं मिल सकी थी। तो सरकार नहीं बनी। 2005 में ये लोग अलग अलग लड़ गए हैं, वही बात कर रहे थे। 2005 में अलग अलग लड़ गए, रिजल्ट आया, रिजल्ट में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली। कांग्रेस, आरजेडी और रामविलास जी चाहते तो सरकार बन जाती। तो रामविलास जी को तो नाराज़गी थी आरजेडी से, तो उन्होंने बयान दे दिया कि कांग्रेस का अगर कोई मुस्लिम चीफ मिनिस्टर होगा तो हम सपोर्ट करेंगे। तो उस वक्त कांग्रेस का मुस्लिम चीफ मिनिस्टर का मतलब शकील अहमद, क्योंकि तारिक अनवर साहब पार्टी में उस वक्त थे नहीं, जावेद बहुत ही जूनियर थे, और बाकी जो लोग हैं वो लोग एमएलए भी नहीं हुए थे। तो चलने लगा रेडियो, टीवी, अखबार में नाम के शकील अहमद मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे। 2-3 दिन के बाद रामविलास जी ने सोनिया जी से टाइम ले लिया और जाके मेरा नाम ही कह दिया, जो मेरी जानकारी है। लेकिन सोनिया जी ने वहीं कहा कि नहीं, हमारा 10 एमएलए, हम लोग 10 ही एमएलए कांग्रेस के थे, कि नहीं, हम 10 एमएलए में चीफ मिनिस्ट्री नहीं लेंगे। आप दोनों बड़ी पार्टी हैं, आप दोनों जिसको फैसला कीजिएगा, आप कांग्रेस को सपोर्ट कर देंगे। तब रामविलास जी ने बयान दिया कि आरजेडी का भी मुस्लिम अगर कोई चीफ मिनिस्टर होगा तो हम सपोर्ट करने को तैयार नहीं हैं। और तब उसमें नाम आया जाबिर हुसैन साहब का, जो काउंसिल के चेयरमैन थे, और शकील अहमद खां साहब मरहूम, जो गया के थे, उन दोनों का भी नाम आया। लालू जी फिर भी तैयार नहीं हुए थे, सरकार अपनी थी, असेंबली डिसॉल्व हुआ, और फिर जो चुनाव हुआ दूसरा, उस दिन जो नीतीश जी आए तो आज तक है। तो जाहिर है कि जो सेकुलर पार्टियां हैं, इस सच्चाई को कहने में कोई हर्ज नहीं है कि वो चाहती हैं कि जो सेकुलरिज्म की वजह से जो वोट मिले वो हमको मिले। अगर हमारे अंदर कोई सेकुलरिज्म के नाम पर
कम्युनलिज्म करके कोई लीडर वोट ले लेता है तो हमारे सेक्युलरिज्म का क्या फायदा। एक बार और आपने पंजाब में आपने लिखा भी है वो कि राहुल गांधी गए थे, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, आप नाराज हो गए थे, आप इस्तीफा बड़ा जल्दी आप तैयार करते थे। लेकिन एक बात है, आपने जो कहानी बताई उसमें कई बार इस्तीफा है आपका कि, तो मैं उसमें सोनिया गांधी ने आपको बुलाया था? नहीं बुलाया नहीं, पहले तो फोन ही किया 1 घंटे के बाद इसी घर में। हाँ, इसी घर में आप नाराज हो गए थे? हमने रिजिग्नेशन लेटर भेज दिया उनको। हाँ। और रिजिग्नेशन लेटर मिलने के मैंने कहा कि कोई फायदा नहीं है, जब वाइस प्रेसिडेंट हमारे हैं तो राहुल जी से भी हमारी बड़ी लंबी लंबी बात हुई है। तो और वाइस प्रेसिडेंट बगैर हमारी मर्जी के, बगैर हमको इन्फॉर्म किए हुए हमारे जो जूनियर हैं उनके प्रोग्राम लेके जा रहे हैं, तो मेरा जाने का क्या? मैं नहीं गया और मैं नहीं गया और मैंने रिजिग्नेशन भेज दिया। 1 घंटे के बाद उन्होंने फ़ोन किया कि शकिया हमने लिख दिया कि आज आपको भेज देना है, कल इसको मीडिया में हम रिलीज़ कर देंगे। तो 1 घंटे के अंदर उन्होंने फ़ोन किया कि शकिया मीडिया में नहीं जाना है, हम बात करेंगे, राहुल को आने दो, वी विल सॉर्ट इट आउट। 3 दिन के बाद फिर मुझको बुलाया उन्होंने। बुलाया तो हम तो समझा कि हम अकेले हैं, हम गए मिलने वाले हैं। हम जब अंदर 15 मिनट के बाद है जब हमको बुलाया गया तो देखा कि राहुल जी भी वहाँ बैठे हुए हैं। तो लगभग 1.5 घंटा हम लोग बैठे, बातचीत हुआ, जाहिर है इशू सॉर्ट आउट हुआ, फिर हम कंटिन्यू करें। तो जाहिर है कि ईगो पर अगर आपके हर्ट, मम्मी ने राहुल को डांट लगाई? नहीं, डांट नहीं लगाई, लेकिन जाहिर है कि उन्होंने बुलाया था और समझाया था और ये किया था, तो यही बात है। डांट देखिए एक उम्र के बाद, और जाहिर है कि राहुल जी के अपने उनकी कुछ खूबियाँ, मैं राहुल जी का उस मामले में बहुत हैं कि जो काबिलियत है उनकी, जो सलाहियत है, मुझको ये कहने में कोई झिझक नहीं है कि राहुल जी जिस दिन देश के प्रधानमंत्री होंगे वो एक अच्छे प्रधानमंत्री साबित होंगे। वो नेशन के लिए अच्छे हैं, लेकिन अपनी पार्टी के लोगों के लिए मैं नहीं समझता हूँ। एक बार राहुल गांधी जी से बात करते करते किसी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के बारे में उन्होंने हल्के से कहा कि उससे बात कर लीजिएगा। तो मैंने उनको हंस के कहा कि राहुल जी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट को लाइटली नहीं लीजिए। हम कहा कि पूरा बोफर्स कांड एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वजह से हो गया। कैसे, हाउ कम? एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वजह से पूरा बोफर्स होगा? पूरा एक डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की वजह से पूरा। कैसे? हमको अभी 2 मिनट में बताते हैं हम आपको। मैंने कहा इलाहाबाद कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट का पोस्ट खाली हुआ, मुझको नहीं मालूम है, वो रिटायर कर गए, ख़त्म हो गए, दूसरी पार्टी में चले गए। तो उस वक्त विश्वनाथ प्रताप सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर थे मुल्क के, वो एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट थे, एक्स चीफ मिनिस्टर थे। वो चाहते थे कि उनका आदमी बने, और वहाँ से अमिताभ बच्चन जी एमपी थे, वो चाहते थे मेरा आदमी बने। आपके फादर की प्रॉक्सिमिटी भी थी अमिताभ बच्चन जी से, और दूसरा आपके फादर का ये कहना बहुत सही था राजीव गांधी जी का। देखिए हम लोग पॉलिटिक्स में ईमानदारी की बात कर रहे हैं, बाप माँ की वजह से तो आई ही कि उनका बाप दादा की वजह से, लेकिन राजीव गांधी जी की पर्सनालिटी भी एक एडेड अट्रैक्शन था हम लोगों के लिए। तो राजीव जी ने कहा कि घर किसी का हो सकता है, लेकिन इलेक्शन तो अमिताभ बच्चन जी लड़ते हैं, तो ज़रूरत इनको है प्रेसिडेंट के। अमिताभ बच्चन जी के आदमी को प्रेसिडेंट बना दिया राजीव जी ने। उसके दूसरे दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने अमिताभ बच्चन के बारे में खबर निकली थी कि लोग पैसा लेकर मुल्क से बाहर जा रहे हैं, वो कर दिया। और जॉर्ज फर्नांडिस जी थे सोशलिस्ट पार्टी जर्मनी से, बोफर्स वाली एक खबर आई जिसको उसमें टैग करके हो गया, और एक चीज़ से दूसरी चीज़, दूसरी चीज़ से तीसरी चीज़ होती गई, और पूरा बोफर्स का कांड ये हो गया। और उसी में मैंने लाइटर वे में कह दिया कि राहुल जी, विश्वनाथ प्रताप सिंह तो बड़े आदमी चाहते थे, तो क्या गलत था? उसके पहले अब जो उन्होंने किया उसको जस्टिफाई किया मैंने। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी पिछले 10-15 साल से जिसको हम चाह रहे हैं वही प्रेसिडेंट हो रहा है। शादाब साहब, उस दिन का दिन है और आज का दिन है, फिर प्रेसिडेंट मेरी मर्जी का मेरे ज़िले में नहीं हुआ। ये मैंने किसी से आज तक शेयर नहीं किया, आपसे बताता हूँ, मेरे ज़िले के लोगों को भी अब मालूम होगा कि तो राहुल गांधी जी के बारे में जो ये कहता है कि कोई की पॉलिटिकली सीरियस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, उनकी पॉलिटिक्स करने का है, उनको है कि अपना कमांड पूरा। उसमें एक बात बताते हैं, दोनों आदमी की सोच एक है, मोदी जी की और राहुल जी की पार्टी के मामले में। हम लोग अभी 5-7 कांग्रेसी बात कर रहे थे, तो सब MP MLA मिनिस्टर रहे हुए लोग। तो हमने पूछा कि किसी ने पूछ दिया कि बताइए तो कि छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है? तो किसी को उसमें से याद बोला है कि बताइए तो कि उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर का क्या नाम है?
तो किसी को जानकारी नहीं। बोला मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का बीजेपी के क्या नाम है, तो एक आदमी ने कहा कि कोई यादव जी हैं वहाँ। बोले हरियाणा, माने कोई नहीं, तो चीफ मिनिस्टर्स को अब लोग नाम से नहीं जानते हैं, ये मोदी जी का है। राहुल जी भी चाहते हैं कि फेसलेस लोग मेरे साथ रहें, देखिए फोटो भी खिंचवाएंगे वो, तो कोई नोन नेता उनके साथ नहीं चाहते हैं, वो अवॉइड करते हैं। अननोन लोगों को चाहते हैं कि अपने साथ रहें, कि सिर्फ हम आइडेंटिफाई। तो नेचर है। तो राहुल गांधी जी को जो कोई कहता है कि आप कह रहे हैं राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों उस पार्टी के मामले में, हाँ, क्या आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी इनसिक्योरिटी है और अपनी पार्टी के लोगों से इनसिक्योर हैं, जो बड़ा नाम अगर पार्टी में है, तो क्या प्रियंका गांधी के आने से भी राहुल गांधी एक को असहज फील हुआ था या थोड़ा इनसिक्योर फील कर रहे थे? कुछ ऐसी जानकारी अगर हो। देखिए नहीं, हमको वो नहीं जानकारी है, उन दोनों के बीच का मामला है। लेकिन एक बात मैंने यकीनी कह रहा हूँ कि प्रियंका गांधी जी बहुत ही आर्टिकुलेट हैं बोलने के मामले में, पब्लिक अपीयरेंस में जो वो स्पीच देती हैं, तो जो पब्लिक कनेक्ट है वो ये है। और आपने एक बात थोड़ा गलत किया कि मैंने अटैक नहीं किया, जो ईमानदारी के हाँ, जो ईमानदारी की बात है, मैं ये भी कह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर साबित होंगे आगे। पार्टी के उनके अपने मिजाज के, मैं अक्सर कहता हूँ कि राहुल गांधी आपस में जब मैं बात करता हूँ कि राहुल जी प्रधानमंत्री हो जाएंगे, तो उस दिन उनको हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बात सोचिए कि आपने इतनी बड़ी सीढ़ी चढ़ने के लिए कितने कांग्रेस के परिवार को घर बैठा दिया आपने, ये ज़रूर सोचिएगा। संजय बारू की जो किताब आई थी तो काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, आप उस टाइम प्रवक्ता थे तो आपको ये आइडिया होगा। उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं मनमोहन सिंह के बारे में, बहुत सारी बातें हैं। मतलब इस तरह से एक शो भी किया गया है कि मनमोहन सिंह जो है, जो एक उनको अपोजिशन ने मौन सारा वर्ड यूज़ किया था, वो कहीं ना कहीं उनके किताब से और उनके जो फिल्म आई उस सब को देखते हुए एक तरह से उनको मतलब दिखाया गया कि मनमोहन सिंह जो है कुछ नहीं है और जो हो रहा है वो पीछे से हो रहा है। आप मंत्री रहे उस ज़माने में, आप कैसे देखते हैं उन चीज़ों को, उन आरोपों को? नहीं, देखिए बहुत बटा हुआ था सोनिया गांधी जी और मनमोहन सिंह जी का। मैं एक इंसिडेंट भी बता दूंगा, अगरचे मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता दूंगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम जो डे टू डे का है वो करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर। जो पॉलिसीज है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, ये पॉलिटिकल बॉस थी वो सोनिया गांधी जी थी। ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि मैंडेट मिला। मैंने मेरा एनडीटीवी पर कभी रिकॉर्ड निकालिएगा तो देखिएगा मेरा भाषण पूरा चल रहा है कि हम लोग झगड़ा कर रहे हैं कि सोनिया गांधी जी आप क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर बन रही हैं। मैंडेट उनके लिए था, सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस को आई थी इसलिए, लेकिन उन्होंने अपनी मर्जी से चुना डॉक्टर मनमोहन सिंह को। तो काम दोनों का बटा हुआ था। मुझको नहीं लगता है कि कोई कन्फ्यूजन होगा। एक और इंसिडेंट बताता हूँ, वो कितने प्रॉम्प्ट और कितना ये थी सोनिया गांधी जी। स्वर्गीय हो गए बंगाल के गवर्नर, हमारे नेशनल जनरल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे डोभाल साहब की जगह पर के आर नारायणन ही थे शायद। उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी कि जैश ए मोहम्मद के लोग अब हमारे फोर्सेस में भी चले आए हैं, मतलब डिफेंस फोर्सेस में। तो मुस्लिम को भी ख़राब लगा, वो चर्चा करने लगा। मैं बिहार में था, ऐसे मुस्लिम मुझको भी ख़राब लगा कि जो है अगर फोर्स में आप उसको निकालिए, कोर्ट मार्शल कीजिए, गोली मारिए। लेकिन आप एक जनरल बयान दे रहे हैं तो हर आदमी मुस्लिम पर लोग शक करने लगेंगे। तो मैं बिहार में था कॉन्स्टिट्यूंसी में, मुझको ख़राब लगा, मैं वापस आया, मैंने टाइम मांगा तो मैं स्टेट मिनिस्टर था, तो 2-3 दिन टाइम मिलने में लग गया। लगभग इस बीच में 10 दिन का गैप हो गया उनके बयान देने में, मेरे बिहार में और यहाँ के टाइम में मिलने में। मैं गया सोनिया गांधी जी को, देखिए सीखा भी मैंने उनसे एक चीज़, और अच्छे अभी 4 दिन पहले भी ब्राह्मण समाज के एक आदमी को नहीं मालूम है, उन्होंने जो मुझको बात बताई। मैं गया मिलने के लिए, मैंने कहा कि किस बीजेपी को आरएसएस वाले को रख लिया है, वो तो ऐसे बयान दिया है। तो उन्होंने कहा कि फिर कुछ कहा है क्या? तो मैंने कहा कि तो नहीं, बोलो कि नहीं हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा है, हम कुछ को और लोगों ने भी बताया था, हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि इस तरह का जनरलाइज स्टेटमेंट नहीं देने के लिए। वो कितना ये थी, उन्होंने ये कहा। उसके बाद क्या कर रही हैं सोनिया गांधी जी के, जो हम फ़ैन हैं और जानकारी उनकी,
बोले शकील आरएसएस बीजेपी नहीं ना है, ये चित्पावन ब्राह्मण है, थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है, ये लोग आरएसएस बीजेपी नहीं है। मेरे यहाँ लगभग 3 लाख ब्राह्मण हैं, मुझको जानकारी ही नहीं थी कि मैं चित्पावन ब्राह्मण मैथिली जानता था, कानकुब जानता था, सरजू पाड़ी जानता था, मैं कानकुब ब्राह्मण। तो मैंने निकल के पूछना शुरू किया लोगों से, मैंने ब्राह्मणों से पूछा आपने यहाँ के, तो बोले हम बहुत ब्राह्मण को नहीं। आज से 4 दिन पहले भी हमको 2 ब्राह्मण समाज के बोल रहे कि आप ही बोल रहे हैं, दरभंगा सर्किट हाउस में हमसे मिलने आए तो बोले आप ही बोल रहे हैं, ये किस्सा हम सुना रहे थे, तो बोले कि चित्पावन ब्राह्मण कौन है, हम लोग नहीं जानते। तब पता चलते चलते चला कि आरएसएस के जो जितने महाराष्ट्र वाले हैं, कर्नाटक वाले हैं, ये लोग तो सोनिया गांधी जी को मालूम कि वो किस कास्ट के हैं और क्यों बोल रहे हैं, उन्होंने सब हमको समझाया। उसके बाद कहा कि नहीं आरएसएस और बीजेपी नहीं है, लोग थोड़ा ऑर्थोडॉक्स है। तो इतनी जानकारी सोनिया गांधी जी को थी इस देश की, तो जो शकील अहमद को नहीं थी। मैं आपका वो पढ़ रहा था, शशि थरूर के बारे में आपने कहीं पे कुछ कहा था कि आपने लिखा है कि 12 वर्ष तक प्रवक्ता थे आप, और 2 बार आपको पार्टी ने नेताओं का बचाव नहीं करने के लिए कहा, मतलब मना किया कि नहीं करना। उसमें से आपने एक नाम शशि थरूर का बोला है, दूसरा नाम आपने बताया नहीं, कौन है वो कहानी फिर कभी। नहीं, यही तो है वो कहानी, फिर कभी आप लिख के जा रहे हैं, वही मैं जानने आया हूँ। बताऊंगा कभी, वक्त आएगा, अभी वक्त नहीं उसका आया है, वक्त आएगा। किताब आने वाली है क्या, मतलब लिख रहे हैं, किताब पे काम कर रहे हैं? हाँ, तो जाहिर है मैंने वो लिख दिया उसमें कि ये फेसबुक मेरा जो चलता रहेगा। देखिए मेरे बच्चे कहते थे, जब मैंने अनाउंस कर दिया कि नहीं लड़ूंगा चुनाव, तो मेरे बच्चे कहते थे किताब लिखी। होंगे, मेरी किताब कौन खरीदेगा यार, कौन पढ़ेगा मेरी किताब खरीद करके। यही होते 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 मेरी बायोग्राफी हो जाएगी लास्ट में। शशि थरूर के सपोर्ट में बोलने के लिए या उनको उनका बचाव करने के लिए मना जिसने किया, किसने किया था आपको ना? नाम ऐसा क्यों पूछते हैं ना, पार्टी ने मना किया, मोटा मोटी बात। पार्टी जब पूछेगी कि किसने कहा तो मैं नाम भी बता दूंगा, लेकिन अब आप पार्टी में नहीं है नहीं, 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 देखिए कुछ तो दिस फार नो फर्दर कुछ। चलिए अब मेरा कोई ये नहीं, मुझको मैंने लिखा कि मैं दुखी मन से अलग हो रहा हूँ। देखिए कहीं कोई लालच में कोई हम कह दिया कि कहीं नहीं जाएंगे, नहीं, आप कह रहे हैं कि आप कहीं नहीं जाएंगे। अब मेरा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी या सोनिया गांधी डॉक्टर शकील अहमद को बोलते हैं कि वापस आ जाओ कांग्रेस में, बोलेंगे, जाएंगे? क्यों बोलेंगे शकील, क्यों बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, मैं आपको आज भी बताता हूं, कभी नहीं बोलेंगे। इसलिए कि उनके लिए है कि किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह बात बहुत आगे बढ़ गई है, इसलिए नहीं बोलेंगे। और उसके अलावा उनको है कि एक सोच है, मैंने तो लिख दिया एक जगह कि मेरे पार्टी छोड़ने पर किसी ने कुछ लिखा, हमको भाई पार्टी छोड़ना हो ना कि पार्टी ने आपको इतना दिया, तो हमने कहा कि भाई पार्टी देती लेती है, दोनों तरफ से चलता है। कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद मोतीलाल नेहरू जी ने पार्टी छोड़ दी, काउंसिल के मेंबर बनने के लिए उन्होंने गांधी जी से डिफरेंसेस हुआ, स्वराज पार्टी बना लिया, सी आर दास जी अध्यक्ष, और ये नहीं तो मोतीलाल नेहरू वापस कांग्रेस आ गए थे, तो यही मैं जानना चाह रहा हूं। मैं मोतीलाल ने क्या आप वापस कांग्रेस में जाएंगे? अरे मेरा स्टेचर मोतीलाल नेहरू का स्टेचर नहीं है ना? नहीं भाई हम तो कांग्रेस में, हम वेल विशर तो हम ही हैं, हम रहते भी तो हम अनाउंस कर दिया था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे आप कांग्रेस में। अगर मैं फिर कह रहा हूँ सोनिया गांधी या राहुल गांधी आपको बुलाते हैं तो आप वापस जाएंगे? उसका अभी फिर वही ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आप जाएंगे नहीं अगर बुलाते हैं? नहीं, ये सब हाइपोथेटिकल बात है, ये इस पर नहीं, कुछ हाइपोथेटिकल बातों पे कोई नहीं जाना चाहते हैं। देखिए हमको ईमानदारी की बात बोल रहे हैं, हमको मजा मिलने लगा ही था, जो बात फैक्ट है। मैंने पार्टी छोड़ी थी तो मैं दुखी था, मैंने दुखी मन से ये किया, लेकिन अब मुझको मजा आने लगा है और खुल के अपनी बातों कहने में एक न्यू लीज ऑफ लाइफ, एक तरह से आप कह सकते हैं, पॉलिटिकल लाइफ। इसको कई लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि पार्टी के खिलाफ बोलने में या पार्टी का इमेज खराब करने में मजा आने लगा। नहीं, पार्टी के इमेज का है, तो पार्टी के वेल विशर हैं, पार्टी के इंडिविजुअल से डिफरेंसेस पार्टी से नहीं है। आप नीतीश कुमार के भी काफी अप्रिशिएट करते रहे। हम बिल्कुल अप्रिशिएट करते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अब इस पे एक सवाल आता है, वो मैं आपके कहानी पे जाऊंगा। सवाल ये आता है कि क्या अगर मान लीजिए, फिर हाइपोथेटिकल है, कि अगर नीतीश कुमार आपको राज्यसभा भेजना चाहे तो आप जाएंगे? नहीं, नीतीश कुमार जी मुझको राज्यसभा भेजना चाहते थे, इसीलिए मैं वो उन्होंने अनाउंस करवा दिया था। नहीं, मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा। कांग्रेस में था, कांग्रेस का शुभचिंतक हूं और कांग्रेस का शुभचिंतक ही मरूंगा।
तो मुझे वो कहानी बता दीजिए कि नीतीश कुमार चाहते थे कि आप राज्यसभा जाएं, उन्होंने अनाउंस भी किया था, आप सोनिया गांधी से मिले भी थे और आपने वक्त मांगा था और उन्होंने आपको मना कर दिया कि रहने दो। क्यों देखिए, मना किया, किसको बनाया? वो कहानी देखिए अब तो बता सकते हैं। हाँ, हम बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। देखिए, हुआ क्या कि जब 2013 में नीतीश कुमार जी ने मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट बनने पर बीजेपी से अपने को अलग किया, तो वो कॉन्फिडेंस मोशन उसकी ज़रूरत थी। और मैं भी इस बात से ये था कि नहीं साहब, ये बीजेपी के साथ इतने दिन रहे हैं, हम लोग इनको सपोर्ट नहीं करेंगे, एब्सटेन करेंगे। एक दिन पहले गांव से मुझको एक लड़के ने फ़ोन किया, एक्स मुखिया, उसने कहा कि आप लोग क्या कीजिएगा कल? हम लोग का एब्सटेन करेंगे, हमारी यही बीजेपी के साथ रहे इतना दिन। तो उसने कहा कि लेकिन पार्लियामेंट तो आप लोग लड़िएगा मोदी जी के ही खिलाफ, उन्हीं को कैंडिडेट बनाने के लिए, और नीतीश जी की सरकार गिरा दीजिएगा तो या सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो नीतीश जी तो पार्लियामेंट के चुनाव में कहेंगे कि असली मोदी विरोधी हम हैं कि मोदी विरोधी असली कांग्रेस है, हमने अपनी सरकार गंवा ली। कल किसी तरह उनको सपोर्ट कर दीजिए, पार्लियामेंट के इलेक्शन में जो करना होगा कीजिएगा। मुझको ये बात स्ट्राइक कर गई, और ठीक कल होके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है। मुझको रात भर नींद नहीं आई, ये बात फैक्ट है। मैं सुबह उठा, मेरे पीए संकेत है, मैंने उनको बुलाया, टाइप कराया कि मैंने ही लिखा कि मैं ही सीपी जोशी जो जनरल सेक्रेटरी हैं और अशोक चौधरी जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, इनको कहता रहा था कि हम लोगों को एब्सटेन करना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि हम लोगों को एब्सटेन नहीं करना चाहिए, हम लोगों को नीतीश कुमार जी को सपोर्ट कर देना चाहिए, और इस बात का हम लोगों को उसी में अनाउंस करना चाहिए कि इससे आगे के क्या कहते हैं किसी इलेक्शन में अलायंस वलायंस का कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ इसके लिए है कि हम ये कर रहे हैं। हमने 8:30 बजे 10 बजे मीटिंग सोनिया जी के यहाँ, उसी दिन वोटिंग, तो वोटिंग तो शाम में होगी, कांग्रेस में काम थोड़ा देर से होता है। तो 8:30 बजे मेरा लेटर पहुँचा वहाँ। 11:15 बजे सीपी जोशी जो जनरल सेक्रेटरी थे, उन्होंने मुझको फ़ोन किया कि आपको बधाई, आप ही का लाइन थ्रू हो गया। मैं तो मेंबर था नहीं उसमें, जाए वहाँ वो जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट लोग थे। तो मेरे पास उन्हें नए जनरल सेक्रेटरी हुए थे बिहार के, तो 4 महीना हुआ था, कि आप ही बिहार के लोगों को खबर कर दीजिए कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि नीतीश कुमार जी को सपोर्ट करेंगे। हम ही ने अनाउंस कर दिया, उसके बाद आरजेडी सब ने अनाउंस किया, पहले कांग्रेसी ने हंगामा हो गया कि कांग्रेस ने सपोर्ट किया। तो नीतीश जी को इस बात का आभास था। उसके बाद क्या हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा के चुनाव में वो मेरा लेटर ही सब लालू जी के पास भी पहुंच गया, नीतीश जी के पास भी पहुंच गया। वो तो जाहिर है कि अब जो हमने रिटर्न दिया था वो लेटर पहुंच गया, लालू जी के पास भी पहुंच गया, नीतीश जी के पास भी। नीतीश जी तो शायद हमसे भी बात हुई तो शायद उन्होंने लिया लेटर। बहरहाल उसके बाद लोकसभा का चुनाव हुआ, सब लोग अलग लड़े, नीतीश जी ने रिज़ाइन कर दिया और जीतन राम मांझी जी को चीफ मिनिस्टर बना। तो हमको नीतीश जी के यहाँ से फ़ोन आया कि भाई, तो हमने कहा कि, और इन लोगों ने भी, दोनों माँ बेटे ने लगभग कर दिया था कि हम रिज़ाइन कर रहे हैं। तो मैंने नीतीश जी को कहा कि शायद इन दोनों ने, राहुल जी और सोनिया जी ने, कांग्रेस का काम करना छोड़ दिया है। सो परसों मीटिंग है, परसों मीटिंग में ये लोग रिज़ाइन करेंगे जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और हम लोग वर्किंग कमेटी, मैं भी वर्किंग कमेटी मेंबर था, कि वर्किंग कमेटी में हम लोग हंगामा करके उनको रिजिग्नेशन फोर्स करेंगे वापस लेने के लिए। और तब परसों से आपका काम, अब परसों ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस है, एक दिन बाद उसके। वही हुआ एग्जैक्टली। शाम में 5 बजे के आसपास मीटिंग थी, रिकॉर्ड कभी देख लीजिएगा, 5 बजे से मीटिंग थी, और दोनों ने रिजिग्नेशन अपना अनाउंस किया। हम लोगों ने हंगामा किया। मैंने कहा कि आप मोदी जी के सपने को क्यों साकार करना चाहते हैं? आप दोनों माँ बेटा अपना लीडरशिप लेके कांग्रेस से जाइए, कोई कांग्रेसी किसी को मानेगा नहीं, लीडर 6 महीने में पार्टी टूट जाएगी। तो मोदी जी के सपने को, कांग्रेस मुक्त भारत के सपने को क्यों आप दोनों साकार करना चाहते हैं? और सब सारे वन साइडेड सब लोगों ने कहा कि नहीं, तो हुआ, हो गया, बात मीटिंग ख़त्म हुई, हम घर चले आए। अब हमको हुआ कि जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो अपना कम्युनिकेट करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। हम यहीं बैठे थे इसी सोफे पे जहाँ बैठे हैं इस रूम में। कल हो के सुबह में, जिस दिन वहाँ कॉन्फिडेंस वो कॉन्फिडेंस सीख करेंगे जीतन राम जी, सोनिया जी, बिहार विधानसभा में सोनिया जी का फ़ोन आया।
बोले शकील वो बिहार में क्या करना है? तो हमने कहा कि बिहार में तो नीतीश जी को हम लोग को ये करना चाहिए। तो नहीं, हमारा तो पार्लियामेंट में लालू यादव जी से समझौता है जो सोनिया जी हमको बोल रही हैं। तो हम हंसने लगे। हम कहा मैडम, नीतीश जी जब छोड़े थे, मोदी जी के वजह से अलग आए थे, उस वक्त जो हम लोग नीतीश जी को गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था वही गवर्नमेंट है ना। तो हम लोग सपोर्ट वापस कब लिया? हम लोग तो नीतीश जी को असेंबली में सपोर्ट करते हुए पार्लियामेंट में लालू जी से अलायंस कर लिया। वो श्योर पूछिए हमसे। हम कहा हाँ बिल्कुल, आप चेक करा लीजिए ना अपने किसी, हम अहमद भाई लोग से किसी से बात कर लीजिए। तो जो हम लोगों ने नीतीश जी को उस वक्त सपोर्ट किया वो सपोर्ट विड्रॉ कहाँ हुआ? वो तो सपोर्ट कंटिन्यू हुआ, बल्कि उनको सपोर्ट करते हुए असेंबली में हम लोगों ने पार्लियामेंट में लालू जी से ही किया है। तो ठीक है, उन्होंने रख दिया। हमने नीतीश जी के यहाँ जो लोग उनके फ़ोन कर रहे थे हमको हमने कह दिया कि हमसे बात हो गई है, शायद हम तो कहते थे कि जनरल सेक्रेटरी से बात वो कीजिए, हमको लगता है कि शायद 2-4 घंटे में खबर जाएगी। अब वोटिंग तो शाम में होती है, तो इसीलिए दिन में ये सब करके उस दिन भी 12 बजे कम्युनिकेट हुआ। हमारे जो 4 MLA थे पहली बार में, तो नीतीश जी को ही इस बार भी 4 ही MLA थे। तो 45 मिनट के बाद फिर पटना से नीतीश जी के यहाँ से फ़ोन आया, थैंक यू, खबर आ गई कि सपोर्ट कर दिया। मेरे ख्याल में यही 2 बात थी जिसकी वजह से नीतीश जी ने बगैर हमसे बात किए हुए केसी त्यागी जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहलवा दिया कि कांग्रेस अगर नाम भेजेगी तो हम शकील अहमद जी को राज्यसभा भेजेंगे। वो हुआ क्या था कि रामविलास पासवान जी, रूडी जी और रामकृपाल यादव जी, ये तीनों राज्यसभा के मेंबर थे, तीनों लोकसभा आ गए थे। तो तीनों की सीट खाली थी और वो इलेक्शन अकेला होता है, तो जिसकी सरकार रहती है वो हो जाता है, तो वो तीनों सीट जीत जाएंगे। तो नीतीश जी चाहते थे कि 1 सीट कांग्रेस हमको नाम दे दे और बाकी अपना 2 वो जिसको करना चाहते। तो मैंने सोनिया गांधी जी से टाइम लिया, मैंने अहमद भाई को फ़ोन किया, अहमद भाई बोले कि बात कर लो खुद से। तो हम टाइम लेके चले गए। तो बोले शकील हमको 4 दिन सोचने का वक्त दो। 4 दिन के बाद फिर हम गए मिलने के लिए उनसे। तो बैठे बोले हाँ ये किया है, लेकिन छोड़ दो। आप कहिएगा छोड़ देंगे, तो छोड़ दिया, हो गया। नीतीश जी और दूसरे लोग बन गए। किसके लिए मना किया गया आपको? वो कहानी फिर कभी कांग्रेस के लिए नहीं, वो कहानी फिर शरद नहीं, कुछ नहीं, वो सब कहीं के लिए नहीं, वो कहानी फिर कभी। 5 लोग बने थे उसमें, 3 लोग बने थे, 3 ही सीट खाली हुई थी, 3 लोग बने थे। नहीं, मुझको किसी के लिए नहीं मना किया गया, उनके अपने कंपल्शंस थे। सोनिया गांधी जी के पॉलिटिक्स में होता है, हमारी प्रेसिडेंट थी, हमारी मेंटोर थी एक तरह से कहिए, हमको उन्होंने ज़बरदस्ती एक तरह से डांट डपट के प्रेसिडेंट बनवाया। एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता सकते हैं आप ये इसमें कोई वो नहीं कि आप नहीं बता सकते। इतनी सारी कांग्रेस की हार हुई है और आप उस हार के दौरान भी सोनिया गांधी से मिलते रहे हैं, तो क्या सोनिया गांधी या राहुल गांधी को इन हार की वजह से जो एक कहते हैं ना एक सेटबैक, पीछे चले जाना, एक फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की चीज़ें दिखने को मिली? हम लोगों के सब लोगों से वो क्या रहा कि आपस में हम लोग से फॉर्मल मुलाकात होती थी, उसमें ये है। लेकिन राहुल जी पे तो असर पड़ता है। आप देख लीजिए, जिस इलेक्शन के बारे में हम बता रहे हैं कि 67 सीट हो गई, उस इलेक्शन के बाद का रिएक्शन, उस रिजल्ट के बाद क्या कह रहे हैं राहुल जी कि केजरीवाल जी से हमको बहुत कुछ सीखना है। क्या मतलब हुआ इसका? आप उनके खिलाफ चुनाव लड़े, आप उनके मतलब सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है जिसकी वजह से 67 सीट हो गई उनको, आप ही को उन्होंने हराया, आपको 0 पर पहुंचा दिया। और 3 इलेक्शन से एक हमारा MLA MP दिल्ली में नहीं है, 0 है 3 इलेक्शन से। और आप उन्हीं के हारने के बाद मीडिया को पहला जो रिएक्शन दे रहे हैं वो कह रहे हैं हमको केजरीवाल जी से बहुत कुछ सीखना। तो असर तो पड़ता है। ये कोई कह देगा कि हम चुनाव जीते हैं और हारे, हम पर असर नहीं पड़ा, ये है असर, जाहिर है असर पड़ता है। अब आते हैं आप पर जो आरोप है उस पर आते हैं। अच्छा। आप पे कई आरोप हैं। अच्छा। वो आरोप ये है कि बिहार में आप लोगों ने ख़ास करके जो मुस्लिम लीडर्स थे, ठीक है, मुस्लिम नाम वाले लीडर कह लिया जाए, तो मुस्लिम लीडर्स जो थे वो उन्होंने मुस्लिम, इन 2-3 नाम, मिथिला की अगर बात कर ले तो आप हो गए, अली अशरफ फातमी हो गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो गए, ये तीनों मुस्लिम लीडर रहे हैं, बड़े चेहरा रहे हैं वहाँ के। उन लोगों ने नेक्स्ट जनरेशन मुस्लिम लीडरशिप वहाँ खड़ी नहीं होने दी। अच्छा, एक बात बता दीजिए, कोई किसी को लीडर खड़ा करता है?
प्रोटेक्शन देता है, आदमी कैंडिडेट देता है। हमने भी अपने यहाँ कैंडिडेट दिया। अगर मुस्लिम का नाम पूछेगा तो मैं 2 कैंडिडेट का बता दूंगा जिनको मैंने टिकट दिया और दिलवाया। वैसे टिकट मैंने बहुतों को दिया दिलवाया, लेकिन 2 तो मेरी ही पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में, बिस्फी से मरहूम अहमद हसन साहब को हम लोगों ने टिकट दिलाया, वही ना करता है। और हरलाखी से तो 15 में शब्बीर साहब को टिकट दिलवाया, मगर आरजेडी के जो अभी प्रेसिडेंट हैं रामाशीष यादव जी, वो खड़े होकर 20,000 वोट उन्होंने काट लिया, शब्बीर साहब 3,000 वोट से हार गए। तो प्रोजेक्ट कैसे करता है? इसी तरह ना लोग करता है कि मौका दे, और क्या करेगा कि ये मुसलमान हैं, इनको हम प्रोजेक्ट करते हैं तो बाकी लोग और क्या करेंगे? नहीं मतलब और नेक्स्ट जनरेशन यंग लोगों को हम आप लोग, क्योंकि आप काफी टाइम, आप 3 टाइम एमएलए रहे हैं, भाई, 2 टाइम तो एमपी रहे हैं। हम दोनों को बता रहे हैं कि मेरे फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ से हम एमएलए नहीं रहे हैं, हम जहाँ से रहे हैं वहाँ भी, और हम जहाँ से नहीं रहे हैं एमएलए, मेरे फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी है। हालांकि बिस्फी मेरे फादर की कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, बिस्फी मेरा घर नहीं। बिस्फी के लोगों ने हमको इतनी मोहब्बत दी कि एमपी एमएलए बहुत हुए हैं, बहुत होंगे, लेकिन बिस्फी में जो मेरा इमोशनल अटैचमेंट है आज भी, वो कम लोगों को नसीब होगा। इसलिए हाँ, तो वहाँ भी हमने 3 बार टिकट अहमद हसन साहब को मिला, शब्बीर साहब को 3 बार मेरे कहने से कांग्रेस का टिकट मिला। तो अब नए लोगों को कैसे बढ़ाता है लोग? पार्टी में, ऑर्गेनाइजेशन में जगह दे के, एमएलए एमपी का टिकट दिलवा के। आपने बिस्फी का नाम लिया है, तो बिस्फी से आप एमएलए रहे हैं 3 बार, और आप मधुबनी से एमपी रहे हैं। हाँ, 2 बार 98 में, और फिर उसके बाद 2004 में। इसमें ये मेरी कई लोगों से, जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने कई लोगों से बिस्फी में बात किया, और मतलब और मधुबनी में, दरभंगा में लोगों से बात किया। वहाँ पर एक आप पर आरोप ये है कि डॉक्टर शकील अहमद इतने सालों तक वहाँ पे इलेक्शन लड़े और कांग्रेस में सीनियर लीडर रहे, साथ में कांग्रेस में मिनिस्टर रहे, उसके बाद भी बिस्फी में अच्छा कॉलेज नहीं, हॉस्पिटल नहीं, स्कूल नहीं, इसको लेकर लोग बड़े नाराज़ हैं। क्या कहेंगे इस पर, क्या जवाब है? गलत। एडिशनल पीएससी मेरे वक्त में बना, जो एक वहाँ अबू बकर सिद्दीक का एकेडमी है। जाहिर है कि उन लोगों ने, डॉक्टर मंजूर साहब नहीं हैं, इन लोगों ने, सभी ने किया, लेकिन उसमें मेरा भी सपोर्ट था। इतने सालों तक आप रहे वहाँ पे, आप वहीं से जीतते आ रहे हैं। नहीं, जीते थे 3 टर्म, 14 साल वो, हाँ, प्लस आपका एमपी वाला रहा, 2 बार आप रहे। हाँ। मेरा सवाल ये है कि इतने सालों में, ठीक आप कह रहे हैं कि लोग जो है वो गलत कह रहे होंगे, आपने काम किया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इतने सालों में आपको नहीं लगता है कि और काम होना चाहिए था, या आप कुछ ऐसा काम है जो गिना सकते हैं? आप 4 ऐसा काम गिनाइए जो हम अभी आपको गिना देते हैं। बिस्फी से लास्ट है लगभग 12 किलोमीटर, तीसी गांव है जो लास्ट बिस्फी का लास्ट था, वहाँ सड़क नहीं थी। ठीक, एक वहाँ पूरी सड़क, बिस्फी 2 हिस्सों में बटा था। 6 पंचायत जो है, 7 पंचायत, वो नदी के पश्चिम थे, बल्हा घाट में पुल। यही कहते थे लोग कि ये काम करवा दीजिए 2, चलिए इसको पुल और सड़क अलग कर दो। हाँ, दोनों एक ब्लॉक हो गया। 50 किलोमीटर घूम के लोगों को आना पड़ता था अपने ब्लॉक हेडक्वार्टर के लिए। 50 किलोमीटर्स मधुबनी और दरभंगा होकर के घूम के आना पड़ता था लोगों को, 50 किलोमीटर्स। उसके अलावा धजवा से छछुआ हम सड़क गिनाने लगे तो 100, ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर। अरे तो यही बेसिक काम उस वक्त यही था। हमको कहते थे लोग कि आप बल्हा घाट का पुल बनवा दीजिएगा तो आपको ये परमानेंट सीट हो जाएगी, लेकिन परमानेंट कुछ होता नहीं है। 100 काम, बड़ा प्रोजेक्ट की लोग चाहते थे। नहीं, आप बताइए कि एमएलए कौन बड़ा प्रोजेक्ट करेगा? नहीं, आप मिनिस्टर थे। नहीं भाई, मिनिस्टर तो हम हुए 4 साल बाद में, हेल्थ वाले में, हेल्थ मेडिकल एजुकेशन। आप मनमोहन सरकार में मिनिस्टर भी रहे। मनमोहन जी के सरकार में वो बताते हैं, वो वही बताते हैं। राहुल जी गए मेरी कंस्टिट्यूंसी में, राहुल जी मेरे, जिसमें हम हारे 2009 में, तो राहुल जी बेचारे ने जैसे शुरू किया कि शकील जी जब यहाँ आए थे, यहाँ बीएसएनएल का उस वक्त लाठीचार्ज होता था मोबाइल टावर के लिए, तो शकील जी जब आए थे यहाँ तो 3 बीएसएनएल का टावर था, अभी 100 टावर है। फला जगह कंप्यूटराइजेशन हुआ, अभी 2 मिनट बोले भी नहीं कि भीड़ से एक लड़का खड़ा हो गया। वो महाराष्ट्र में, बॉम्बे में मारामारी हुआ था, मराठी नॉन मराठी का हिंदी बात, वो बोलिए थोड़ा एकदम और नए थे, ये हो गया, समझिए कि मीटिंग ही हो गई। तो जाहिर है कि जो आप जिस मिनिस्ट्री में थे उसमें जो काम करना था, कि आज भी जाइएगा तो आपको टावर मिलेगा एक लाइन से, बीएसएनएल का टावर, वो सब मेरा लगा है,
हुआ है, अब तो BSNL की हालत ख़राब है। तो हर ज़माने में अलग अलग वक्त होता है, तरक्की का काम अलग अलग होता है। एक और आरोप है आप पे कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का एक मामला है आपके यहाँ बिस्फी में, उसको लेकर लोग कहते हैं कि वो बन नहीं पाया, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब बना लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो पाया, उसके ऊपर वक्फ के लैंड को लेकर प्लस जो बीजेपी के MLA थे बचौल, उनकी तरफ से भी उसको रोकने की कोशिश हुई, ये सब आरोप लगता रहा है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो थोड़ा खड़ा हुआ लेकिन आज तक उसमें कुछ शुरुआत नहीं हो पाया। उसमें लोग कहते हैं कि आप लोगों ने कोई ऐसी पहल नहीं की। नहीं, उस वक्त नहीं, हम थे ही नहीं उस वक्त। उस वक्त तो फैयाज साहब ही बेचारे हार गए थे, ये था। उसके पहले फैयाज साहब थे, आज उनके बाद उनका लड़का है। तब तक बिस्फी से हम सियासी तौर पे अलग हो गए थे। पर्सनल लेवल पे जो ये था वही था। वो जो आवासीय विद्यालय का है उसकी जानकारी है हमको, बचौल जी ने डिस्टर्ब किया और अभी भी वो शायद वो कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले फैयाज साहब थे, फैयाज साहब राज्यसभा के मेंबर भी थे, फैयाज साहब से मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और उसको उन्होंने कम्युनलाइज बनाने की कोशिश की और वहाँ दंगा करा के इन लोगों ने भी होशियारी से किया कि कोशिश की गई। देखिए, कन्फ्रंट करके इस मुल्क में और जो माहौल है, कन्फ्रंट करके आप दंगा करा दीजिए और अपने सियासी सूझबूझ से, सियासी शऊर से उस मसले का हल कीजिए, वो दूसरा है। नीतीश जी का मैं इसलिए रहा हूँ कि 3 दंगा, और वो तो अपने से रुकवाते हैं जो रुकवाते हैं, 3-4 दंगा नीतीश जी से फ़ोन करके मैंने रुकवाया है कि किसी तरह उनको खबर किया। और इस मामले में वो बहुत ही प्रॉम्प्ट हैं कि अगर उनको पता चल गया कि कहीं कोई सुनगुन होने वाला है, अब आप अगर ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि कोई मुस्लिम लीडर तलवार लेके पहुंच जाए कहीं, तो मैं समझता हूं कि ये सही नहीं है। हिकमत अमली यही कहते हैं, और ऐसा कि हमारी कौम भी परेशानी में नहीं फंसे, उसका काम भी निकल जाए, मामला भी शांत हो जाए और परेशानी में भी नहीं फंसे। कन्फ्रंट कराने वाला जो लड़ाई लगाने की बात करता है वो कभी आपका हमदर्द इस स्कूल के जो लोग कह रहे हैं उसका क्या किया जाए, उसमें आप लोग कुछ आवाज़ उठाएं? नहीं, अभी तो आसिफ का हमने कहीं बाइट देखा है, जो फैयाज साहब का लड़का है, उसने वो कह रहा है कि उसके कोशिश हम कर रहे हैं। तो बहरहाल वो गवर्नमेंट लेवल पर ही हो सकता है, इसलिए कि वहाँ जो सियासत करने वाले लोग हैं वो चाहते हैं बिल्कुल कि इसी बहाने कम्युनलाइज हो मामला। हमारी और मुस्लिम लीडरशिप की, या जो सेकुलर लीडरशिप है, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, जो सेकुलर लीडरशिप है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि मामला हल हो, लेकिन कम्युनलाइज नहीं हो मामला। अब हम लोग इंटरव्यू अब ऑलमोस्ट ख़त्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। उसमें एक ये है कि आपने कहीं लिखा है कि 16 अप्रैल 2023 को जब मैंने घोषणा की कि अब जीवन में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो उसके पीछे भी RJD पार्टी थी। विस्तार से ये कहानी फिर कभी, हाँ, क्या है तो कहानी? मैंने कहा ना कि आपको अभी बताया कि 14 में 9 में तो उनके अपने वजह थे, 9 में मेरी मुखालफत नहीं थी, लेकिन 14 में हमको टिकट नहीं हुआ, उसमें RJD ने रोका। 19 में नहीं हुआ, 19 में मैंने आपको कहा कि मैं राहुल गांधी जी को हर भाषण में अपने धन्यवाद मेरे कहिएगा तो मैं आपको क्लिप भी भेज दूंगा, अभी किसी ने भेजा। RJD ने सीट नहीं छोड़ी ना, ओके, हाँ, RJD ने सीट नहीं छोड़ी। और एक बात तो उनके अपने वजह से लड़ाया अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को, वो बात तो समझ में आती है। 14 में फिर दोबारा अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, जो मेरी जानकारी है, 9 में लड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे कि दोनों मुसलमान लड़ेंगे, बीजेपी जीत जाएगी, वोट बटेगा। वो लड़ने को तैयार नहीं थे, लेकिन उनको ज़बरदस्ती लड़ाया गया। फिर वो 2019 में हुआ कि फिर होगा तो फिर वही हाल होगा। तो जब मुझको मालूम हो गया कि वो सीट नहीं छोड़ रहे हैं, तो मैंने ही बयान दे दिया कि आप लड़ा लीजिए जिसको लड़ाना है। लेकिन 2019 में ये VIP पार्टी के दरभंगा से इत्तेफाक से अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब भी दरभंगा के, लेकिन चूँकि पुराना ज़िला एक है, लोग जानते हैं, इसलिए कोई नहीं था। लेकिन वो एक पूर्वे जी थे जिनके खिलाफ हम इंडिपेंडेंट लड़ गए थे, तो हमको आया 1,31,000 वोट और उनको आया 1,08,000 वोट, हमसे ज़्यादा था कुछ। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।